नमस्कार और स्वागत है आपका द पॉप कल्चर रिपोर्ट यानी TPR पे। यहाँ आपको मिलेगी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, एनालिसिस और रिपोर्ट्स पॉप कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स पर। और आज हम बात करेंगे कि कैसे लोगों ने सोशल मीडिया से एक स्टूडियो को एक मूवी दोबारा बनाने पे मजबूर किया। ये स्टोरी है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग यानी स्नाइडर कट की। साल था 2010। क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन बिगिंस और स्पेशली डार्क नाइट ने एक फ्रेश रियलिस्ट अप्रोच लेकर बैटमैन को वापस अपने पीक पे पहुंचा दिया था। बैटमैन फॉरएवर और रॉबिन के भयानक रिसेप्शन के बाद लोगों ने डीसी पर से जो भरोसा उठा लिया था उसको नोलन वापस भी ले आए और उसको नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचा दी। इसी पीक टाइम के बीच वार्नर ब्रोस, जो कि डीसी की पेरेंट कंपनी है, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स या एक्सटेंडेड यूनिवर्स यानी मूवीज़ जो एक दूसरे से रिलेटेड हो या जुड़े हो बनाने की प्लान की, और उसको बनाने की ड्यूटी जैक स्नाइडर को मिली। क्यों? क्योंकि मार्वल, जो कि डीसी की राइवल कंपनी है, उसने अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की शुरुआत कर दी थी और वार्नर ब्रोस डेस्परेट थी उसको कैचअप करने के लिए। तो यूनिवर्स की शुरुआत ऑफिशियली 2013 के मैन ऑफ स्टील से हुई, जो कि सुपरमैन का ओरिजिन मूवी था। मूवी का रिस्पॉन्स डिसेंट था और मूवी ने अपने बजट का डबल अर्न कर लिया, और ये वार्नर ब्रोस के लिए इनफ था डीसी की एक्सटेंडेड यूनिवर्स यानी DCU को बनाने के लिए। अब यहाँ से आगे की स्टोरी एक डायरेक्टर के क्रिएटिव विजन और एक बड़ी स्टूडियो के लालच के बीच का डिफरेंस बताता है। तो ओरिजिनली जैक स्नाइडर का विजन था कि वो 5 मूवीज़ बनाए जो इवेंचुअली जस्टिस लीग 2 को लीड करे, जिसमें मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जस्टिस लीग, मैन ऑफ स्टील 2 और जस्टिस लीग 2 हो। नोटिस कर रहे हैं जैसे पूरी यूनिवर्स को सुपरमैन के अराउंड बिल्ड किया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि वही उनका प्लान भी था। जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जो कि इस लास्ट डेकेड की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी थी, मिक्स्ड रिस्पॉन्स के साथ रिलीज़ हुई, वार्नर ब्रोस को और जैक के विजन पे भरोसा नहीं था। वो जैक स्नाइडर की थर्ड DCU फिल्म यानी जस्टिस लीग को असेंबली के टाइम 4 घंटे से काट कर 2 घंटे 4 मिनट का बना दिया। इतना भयंकर कट इंसेप्शन को दिलवाले बनाने के लिए भी काफ़ी है। मार्च 2017 जैक स्नाइडर की लाइफ का सबसे बुरा वक्त था, क्योंकि उनकी बेटी ऑटम स्नाइडर ने खुद की जान ले ली थी। इसलिए मार्च 12 जस्टिस लीग के रिलीज से 8 महीने पहले उन्होंने DCU क्विट कर दी और उनको रिप्लेस करने के लिए MCU के एवेंजर्स के डायरेक्टर जॉस व्हेडन को बुलाया गया। वार्नर ब्रोस ने सोचा कि वो अपने एवेंजर्स की सक्सेस को जस्टिस लीग में दोहराएंगे, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जो यूनिवर्स डार्क, सीरियस और सिंबॉलिज्म के लिए फेमस थी, उस पर अगर आप एक फनी, लाइट हार्टेड का ढांचा चढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो फेल हुई, और वो फेल हुई। जस्टिस लीग की रिस्पॉन्स इतनी भयंकर बुरी थी, और दूसरी तरफ मार्वल की थॉर रैग्नारॉक, स्पाइडरमैन होमकमिंग और इवन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 ने उससे ज़्यादा अर्न कर। जब रॉकेट, रकून और गमोरा बैटमैन और सुपरमैन से ज़्यादा अर्न करने लग जाएं, तब पता चल जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। जस्टिस लीग के फेल होने के वेरियस रीजंस थे। दोनों डायरेक्टर्स के बीच का क्रिएटिव डिफरेंस, भयंकर CGI, कैरेक्टर्स को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करना, फॉर एग्जांपल बैटमैन का फनी होना, बैटमैन का गैस्प करना, एक्वामैन को एक ड्रंक अंकल का रोल देना, फ्लैश को सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ के लिए रखना, स्पेशली वार्नर ब्रोस के असेंबली कट, जो कि आधी कैरेक्टर्स के सीन जैसे स्काईबॉर्ग और डार्कसाइड का स्किप कर देती है। और इन्हीं और कई सारे हिडन फैक्टर्स की वजह से वो मूवी, जिसको देखने के लिए हर DC या फिर कहा जाए तो हर पॉप कल्चर फैन ईगर था, गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल सीजन लेवल की बकचोदी। इसमें डार्कसाइड, जो कि DC का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर है और सेकंड मोस्ट पावरफुल विलन भी है, क्योंकि नंबर 1 विलन तो खुद वार्नर ब्रोस है। और हाँ, थैनोस का इंस्पिरेशन भी का कोई भी जिक्र नहीं हुआ था। मूवी देखने के बाद फैन सोशल मीडिया पे वार्नर ब्रोस और वीडन के ऊपर तो अपने भड़ास तो निकाल दिए, लेकिन कुछ फैंस को ये शक होने लगा था कि ये एबोमिनेशन जैक स्नाइडर के विजन से इतना ही दूर है जितना एमिनेम से। और ये बात को प्रूव भी खुद जैक स्नाइडर ने ही किया। अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने विडन के काफ़ी सीन्स को खुद क्रिटिसाइज और डिबंक किया, जैसे कि बैटमैन एक्वामैन को आई हर्ड यू टॉक टू फिश और फ्लैश का वंडर वुमन के ऊपर गिरना। विडन पर आखिरी किल ठोकने के लिए साइबर एक्टर रे फिशर ने उन पे अब्यूजिव और अनप्रोफेशनल होने का एक्यूजेशन लगा दिया, और रे के सपोर्ट में बैटमैन एक्टर बेन अफ्लेक, वंडर वुमन के एक्ट्रेस गैल गैडोट, एक्वामैन एक्टर जेसन मोमोआ ने भी ट्वीट की।
और जैसे हम अपने पास्ट को याद करके क्रिंज करते हैं, वैसे वेडन ने एक ट्वीट जिस पे लिखा था कि स्टेफन वुल्फ कॉमिक बुक मूवीज का वर्स्ट विलेन है, इवन पाथ वाले गैलेक्टस से भी बुरा, उसको लाइक करके डीसी फैंस के रेज का फिर से टारगेट बन गए। तो फैंस ने मूवी के बाद ही change.org में पिटिशन और ट्विटर पे हैशटैग मूवमेंट की शुरुआत कर ली। उन्होंने एक वेबसाइट तक बना डाला forsnydercut.com, जो कि फैंस को अर्ज करता है change.org के पिटिशन पर साइन करने के लिए। बाय द वे, उस पर अब 2 लाख सिग्नेचर्स हैं। फैंस ने $50,000 यानी 36 लाख रुपए ऑटम स्नाइडर ट्रिब्यूट एंड सुसाइड प्रिवेंशन के लिए फंड रेज कर चुके। रिलीज द स्नाइडर कट की ट्रेंड मेन स्ट्रीम मीडिया में घुस चुकी थी। डीसी के एक्टर्स जेसन मोमोआ, गैल गैडोट, रे फिशर स्नाइडर कट की तारीफ कर रहे थे और अर्ज कर रहे थे कि वो कट जनरल पब्लिक के लिए रिलीज हो ताकि उन्हें प्रॉपर क्लोजर मिल सके। इवन डेडपूल एक्टर रैन रेनॉल्ड्स ने कॉमिक कॉन पर रिलीज द स्नाइडर कट का रेफरेंस दिया, जो कि अमेजिंग है कंसिडरिंग डेडपूल मार्वल का कैरेक्टर है और उनको डीसी के प्रमोशन करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। ये सिर्फ इतना प्रूव करता है कि अगर फैंस चाहे तो वो एक मूवमेंट अपने अपने घरों में बैठ के बना सकते हैं, जो कि एक स्टूडियो की अपर लेवल तक चली जा सकती है। तो बहुत सारे ट्वीट्स, थ्योरीज और ट्रेंड्स के बाद फाइनली लास्ट ईयर वार्नर ब्रोस ने अनाउंस किया कि स्नाइडर कट ऑफिशियल है और वार्नर ब्रोस की स्ट्रीमिंग सर्विस HBO Max एक्सक्लूसिव है और वो 2021 मार्च को रिलीज़ भी होने वाली है। इंटरनेट इस न्यूज़ के बाद ऐसा पिघला जैसे फॉरेन रिएक्शन चैनल्स पर इंडियंस। टीज़र जो कि डीसी फैंडम इवेंट पे रिलीज़ हुआ था, उसमें सुपरमैन की फेमस ब्लैक सूट दिखाई गई, जो सुपरमैन कॉमिक्स और एनिमेटेड यूनिवर्स में रिकवरी सूट है। ये सीन लोगों की ऑलरेडी हाई एक्सपेक्टेशंस को नेक्स्ट लेवल तक ले गई। जैरेड लेटो जो कि सुसाइड स्क्वाड के जोकर थे, उनका रिटर्न भी कंफर्म हुआ। फुल ट्रेलर जो कि 14 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई, उसमें डार्क साइड और सुपरमैन को हाईलाइट किया गया है। इसमें टोन फिर से डार्क, ग्लूमी और वार लाइक बना दिया गया है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि ये डीसी को रिप्रेजेंट करता है। फिल्म की लेंथ जस्टिस लीग के 2 घंटे के रन टाइम का डबल यानी 4 घंटे का बना दिया गया है। मूवी के रिशूट, रिस्टोरेशन और एडिशनल एक्सपेंसेस में वार्नर ब्रोस ने अप्रोक्सीमेटली $70 मिलियन यानी 507 करोड़ खर्च किए हैं, जो कि वार्नर ब्रोस की ऑस्कर विनिंग मूवी जोकर के बजट से भी ज़्यादा है। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट मुझे लगता है कि वार्नर ब्रोस ने ये इसलिए किया क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे नया कंटेंट शूट करना मुश्किल हो चुका था। उन्हें अपने नए स्ट्रीमिंग सर्विस HBO Max के लिए एक अच्छा लाइनअप भी चाहिए, नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस के साथ कम्पीट करने के लिए। फैंस इस मूवी के लिए ईगर थे और वार्नर ब्रोस, जो कि अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि उनको पैसा कितना अच्छा लगता है, उनको ये अपॉर्चुनिटी जो उनके आंखों के सामने पड़ी थी मिली और उन्होंने उस पर कैपिटलाइज किया। फैंस को उनका मूवी मिल गया, जैक स्नाइडर को फिर से उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का चार्ज और स्टूडियो को फैंस का पैसा। तो इन कंक्लूजन, ये ऐसी फर्स्ट डायरेक्टर कट या एक्सटेंडेड कट वाली मूवी नहीं है, ये ऐसी फर्स्ट मूवी भी नहीं है जिसको ओरिजिनल डायरेक्टर छोड़ दें और कोई और आके कंप्लीट करे, लेकिन ये ऐसी फर्स्ट मूवी होगी जिसको एक्टर्स ने और स्पेशली फैंस ने सोशल मीडिया के थ्रू पॉसिबल किया है।